घाट और उसमें धुआंधार। फिलहाल मैं धुआंधार में मौजूद हूं और आप ये देखिए संगमरमर की चमकती चट्टानों के बीच में मां नर्मदा अटखेलियां करती हुई, और मानो ऐसा लगता है जैसे दूध सा नजर आता है, धुएं के समान ये प्रतीत होता है। और यही वजह है कि इस स्थान को धुआंधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मां नर्मदा का प्रवाह धार बहुत तेज है। लेकिन भारत 24 की टीम, मैं पलक प्रकाश यहाँ पर आ पहुंची हूँ जनता का मूड जानने के लिए। यहाँ की धारा तो आपने देख ली, मां नर्मदा की धारा जितनी तेज गति से चल रही है, लेकिन जनता का क्या मूड है। वर्गीय विधानसभा यहाँ पर लगती है और हर एक विधानसभा का मूड जानते जानते अब हम आ पहुंचे हैं भेड़ा घाट, और यहाँ पर हम जानेंगे जनता का मूड क्या है और मध्य प्रदेश में किस तरफ धारा बह रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ गेस्ट यहाँ मौजूद है, पहले उनसे आपको तारुफ में करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी से मौजूद हैं धीरज पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और साथ ही कांग्रेस से मौजूद है आशीष जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपसे बातचीत में शुरू करूंगी, लेकिन पहले आज जनता का मूड समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जनता के मन में आखिर क्या है। तमाम पर्यटक भी आप हालांकि मेरे पीछे देख पाएंगे, दूर दूर से देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और ये जो खूबसूरती है इसमें आपको अपने आप खोए हुए नजर आएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं। आपको पता है ना चुनाव आने वाले हैं, पता है चुनाव आने वाले हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी या कांग्रेस इस बार? नहीं, राज्य में तो कांग्रेस आ रही है और वर्गीय विधानसभा में भी कांग्रेस आ रही है। अच्छा अच्छा, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस इस बार? कांग्रेस इस बार। क्यों? क्यों, यहाँ पे बदलाव का लहर चल रहा है एमपी में। हाँ, अच्छा, चलिए कुछ इस तरफ के लोगों से जाने, तो बड़ा शोर कर रहे हैं। क्या इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी क्यों? काम किया है, विकास किया है बीजेपी ने। पिछली बार तो आपके यहाँ से ये सीट चली गई थी, इस बार क्या करेंगे? चलिए इस बार जीतेंगे हम। कैसे? भ्रष्टाचार है कांग्रेस का। अच्छा मैम, क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? बिल्कुल बीजेपी आएगी इस बार। क्यों आएगी बीजेपी? क्योंकि काम ही ऐसी की है बीजेपी ने। पिछली बार तो मुश्किल हो गई थी इस सीट के लिए बीजेपी को। मुश्किल नहीं है, बड़ी आप कॉन्फिडेंट लग रही है। बिल्कुल नर्मदा मैया की कृपा, उनका आशीर्वाद है, बीजेपी ही आएगी। अच्छा, कह रही नर्मदा मैया का आशीर्वाद है, बीजेपी आएगी। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी तब आएगी ना जब जनता के मन में अपना स्थान बना पाएगी। जनता उनको नकार चुकी है, किसी भी हालत बीजेपी आने कोई चांस नहीं है। आज आप नर्मदा याद करें, नर्मदा जी खुद बोल रही हैं कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अच्छा, सुन लिया होगा आपने लोगों का मत। कितनी तैयारी से बीजेपी इस बार मैदान में उतर रही है? विपक्ष को हराने के लिए केवल हमारी 4 योजनाएं काफ़ी हैं। लाडली बहन योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ये सब योजना इतनी शानदार योजनाएं हैं कि इनके सामने आपकी सारी जो कोरी योजनाएं आप बताते हो ना, ये सारी की सारी धरी रह जाने वाली है। जनता के मन में मोदी है और मध्य प्रदेश में हमारे सीएम शिवराज सिंह जी चौहान हैं। अच्छा, लेकिन बीजेपी ने भी फेस क्लियर कहाँ किया है? नहीं, नेतृत्व में तो हम मोदी जी के चुनाव लड़ रहे हैं, चेहरा फेस नहीं किया, लेकिन लगभग ये है कि मामा का जादू। अच्छा, चलिए कुछ और भी लोग यहाँ पर, उनसे जरा जान लेते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस आएगी मैडम। क्यों आएगी? 15 साल से भाजपा ने इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जनता त्रस्त हो चुकी है। और अब हमारी कांग्रेस सरकार आएगी। हमारे माननीय भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का कहना है कि चाहे नारी सम्मान योजना हो, गैस हमारे यहाँ 500 में दी जाएगी, बिजली बिल है उसको 100 यूनिट तक माफ किया जाएगा। लेकिन कई परेशानियां यहाँ पर है, लेकिन यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ की परेशानियां क्या हैं। यदि वर्गीय विधानसभा की हम बात करें, ओवरऑल जबलपुर की बात करें, तो क्या कुछ स्थिति कहती है? देखिए, वर्गीय विधानसभा की आप बात करेंगी तो यहाँ पे बहुत से मुद्दे, जैसे सहपरा वर्गीय विधानसभा का एक क्षेत्र सहपरा है, वहाँ पे पिछली पंचवर्षीय से यहाँ पे मंडी बंद पड़ी हुई है। वर्गीय में एक 30 बिस्तरी अस्पताल बना खड़ा है, लेकिन उसका लोकार्पण नहीं हुआ है। वर्गीय उप तहसील की घोषणा हो गई थी कमलनाथ सरकार में, लेकिन आज तक वो तहसील घोषित नहीं हो पाई। यहाँ पे अवैध शराब की बिक्री, जब शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा सेवा यात्रा यहाँ से निकाली थी तो उस समय घोषणा की थी वर्गीय विधानसभा में और नर्मदा जी के किनारे, कि नर्मदा जी के किनारे 5 किलोमीटर तक कोई भी शराब दुकान नहीं होगी, है ना। लेकिन उस समय तो बंद कर दी गई, लेकिन बाद में फिर कोरोना काल के पहले जो नई शराब नीति आई उसमें फिर 5 किलोमीटर। इसका जवाब हम ले लेते हैं। आपने सुना नहीं सुना, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी उसमें इस बात का मंच से, बरगी से इस बात की उन्होंने घोषणा की थी कि नर्मदा मैया के आसपास काफ़ी दूर तक शराब का कारोबार नहीं होगा। लेकिन उस दौरान तो बंद रही, लेकिन बाद में फिर शुरू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब हाईवे के किनारे नहीं हो रहा है, दूसरी चीज़ें नहीं हो रही। ये तो
अनर्गल आरोप लगाना है जिसको, तो वो किसी भी नहीं 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 नहीं, स्थानीय मुद्दे तो हमें जानना जरूरी है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि जो वस्तुस्थिति बता रहा हूँ कि अनर्गल आरोप किसी के ऊपर भी कहीं भी लगा देना, कुछ भी आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हर गांव मोहल्ले बाड़ में बिक रही है। इसमें क्या है कि पहले कभी भी बिकती थी तो दुकान में बिकती थी, लोग बैठे। अब तो गांव में घर में क्या कह रहे थे आप? पहले हर घर में दूध बिकता था, अब शराब बिक रही है बीजेपी के शासन में। और पहले जो राशन की दुकान में 5 किलो शक्कर और 5 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था, वो भी गायब कर दिया। क्या कह रहे थे आप? चूँकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माँ नर्मदा की पावन तट पर आप खड़े हैं और चूँकि यहाँ से माननीय शिवराज जी ने घोषणा भी की थी भेड़ाघाट और जो हमारे मध्य प्रदेश की जब यात्रा निकाली थी, उसमें ये कहा गया था कि चूँकि शराब की जो बात चल रही है, शराब तो आज की स्थिति में ये हो गई है, माननीय मोदी जी शिवराज जी ने स्वयं कहा है इतनी पिलाओ कि वो घर घर में डले रहें, बाहर ना जाएँ। ये शिवराज जी की घोषणा है। उन्होंने क्या कह रहे हैं? इस बात पे जवाब दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? अरे हमारे यहाँ शराब ही नहीं आई मैडम अभी तक। तो क्या चाहते हैं? अब वो भैया बोल रहा है कि शराब घर घर बिक रही है, तो हमारे इधर भी भेजी जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बरगी विधानसभा में यदि शराब की बात है तो जो मेरे प्रतिद्वंदी है वो स्वयं शराब बेच रहा था, मैंने मना किया उसको कि शराब नहीं बेचेगी यहाँ, तब बंद हुई है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद करा रहे हैं। ये तो आप पे आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो इस समय शिवराज जी हैं, उनके आदेश से पूरे प्रदेश में शराब बिक गई है। मुख्यमंत्री मुखिया बिकवा रहा है तो क्या करेगा? हाथे बंद खुद चला रहे हैं। शिवराज जी की ही मंशा है। शिवराज जी कह रहे हैं कोरोना काल में जब लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था, जब शराब की दुकानें खोल के लोगों को कहा गया है कि आप पियो डले रहो, सरकार जो कह रही है ना, सरकार कह रही शराब बेचने की सरकार चल रही है। देखिए मैम, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे बिहार चल रहा है, गुजरात चल रहा है, वैसे मध्य प्रदेश भी चल सकता है। आप लोगों के घर में दारू बिकवा कर और दारू पिलवा कर कलह मचवा रहे हैं, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं युवा हूँ, अगले 5 साल के लिए प्रदेश में दारू पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। हमारा कम से कम जो आने वाला जो परिवार है वो तो 5 साल सुखी रहेगा, उसके आगे की जनरेशन तो बड़ी हो जाएगी। इस पर जवाब दीजिए। शराब की जो बात है, कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार में उन्होंने घर घर महिलाओं के लिए शराब की व्यवस्था की टेंडर खोल दिए थे कि आपको भी अगर शराब पीना है तो आपको वहाँ पे कलारी जाने की आवश्यकता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने अभी वर्तमान में आते तक बंद कर दी और भेड़ाघाट से 5-7 किलोमीटर दूर वाइन शॉप है। जो सरकार ने जो यहाँ पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भेड़ाघाट में शराब, यहाँ पे दुकान है। अवैध शराब का मुद्दा गरमाया हुआ है, एक अवैध रेत उत्खनन भी लगातार जारी है, उसको लेकर मैं बोल रहा हूँ ना, शराब का जहाँ तक मुद्दा है, शराब अगर अवैध हमारे क्षेत्र में बिक रही, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार यहाँ का विधायक और यहाँ का नगर परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरे पदाधिकारी है। क्या इनने लिस्ट बना के आज तक भेजी थाने में कि इतनी शराब बिक रही, इतने घरों में शराब बिक रही, इनने कोई कार्रवाई की उसके खिलाफ? दूसरा, अवैध उत्खनन, अवैध उत्खनन कौन करा रहा? कौन करा रहा अवैध उत्खनन? जवाब दीजिए। हाँ। देखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान को पता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। वो घोषणा करते भूल जाते, उनको भी नहीं पता कि हमने कितनी घोषणाएं करी हैं। रही बात शराब की अकाउंट में नहीं आए। 1250 रुपए लाडली बहना को सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार दे रही है। 1500 के फॉर्म भरे गए। मैडम एक मिनट, ये 1250 की बात कर रहे हैं, 1500 की बात कर रहे हैं, ये एकदम फ्लॉप शो है। आपको फ्रीबीज बांटनी ही नहीं चाहिए। हम टैक्स पे करते हैं, मैं टैक्स पे करता हूँ, किसका पैसा है? आप फ्री में क्यों दे रहे हैं? आप रोजगार दीजिए, जॉब दीजिए, आप पैकेज देखिए। क्योंकि पीएम भी फ्रीबीज के तो हमेशा खिलाफ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों? क्योंकि चुनाव आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नहीं, क्योंकि पीएम तो हमेशा खिलाफ रहे हैं। सीएम सुन नहीं रहे क्या पीएम की? मैम, जहाँ तक मेरा सोचना है कि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं कि जो जनता के दिलों को जीतने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति को लेकिन चुनाव के 3 महीने पहले नहीं, ये योजनाएं काफ़ी समय से चलती हैं, एकदम से कोई भी। क्या कह रहे थे आप? मैम, लाडली बहना अगर महिलाओं के सम्मान के लिए अगर ये मुफ्त की रेवड़ी भी है तो हमें मंजूर है। अगर वो 1000 और 1250 रुपए लेकर के बहना अगर फल फ्रूट की दुकान खोल के अपना रोजगार स्वयं चालू कर सकती है तो भी हमें मंजूर है। ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। आपका क्या विचार है लाडली बहना? लाडली बहना बहुत अच्छे, और महिलाओं को जो एक
हम लोग 150 रुपए जो पुरुषों से मांगते थे वो नहीं मांगना पड़ रहा है। बच्चों के लिए है, बिस्किट है, दवाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें। महिलाएं बिल्कुल स्वतंत्र है, पैसे मिल रहे हैं। लेकिन चुनाव को नजदीक आ गया, जिन राज्यों में चुनाव एकदम वहां पर ये हो रही, तो तमाम जो विपक्षी वो तो आरोप लगाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उनने महिलाओं के लिए सोचा है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप आगे देखिए, बीजेपी की सरकार। हाँ हाँ, बताइए। 10% महिलाओं को ही मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 10% महिलाओं को ही लाडली बहन का लाभ मिल रहा है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, मैं डिफेंस कर्मचारी हूं और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हमें ओपीएस दिया जाए। वोट फॉर ओपीएस। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हमारा कर्मचारी करेगा वही देश पे राज करेगा। हमारा कर्मचारी वर्ग रिटायरमेंट होने के बाद में 1500 से 1300 रुपये मिलता है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि हमारे सभी कर्मचारियों की ये मांग है कि वोट बोल दिया है, जो पेंशन की बात करेगा वो राज करेगा। हाँ हाँ, ये बात आई निराश्रित महिला पेंशन लाडली बहना योजना की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से, आपके माध्यम से, इनने जो लाडली बहना के घर घर फॉर्म भराए नारी सम्मान निधि के नाम से, जब ऑलरेडी डाटा मध्य प्रदेश सरकार ने कलेक्ट कर लिया महिलाओं का, और महिलाओं का डाटा कलेक्ट होकर कलेक्टर के माध्यम से पूरे प्रदेश का इकट्ठा चला गया और लाडली बहना को पैसा मिल रहा, फिर इनने प्रत्येक महिला का डाटा कलेक्ट करके जो 3 महीने पहले से फार्म भराए, उन फार्मों का क्या हुआ? महिलाओं का डाटा क्यों कलेक्ट किया? कुछ आम लोगों से जरा मिल लेते हैं। आप लोकल हैं? लोकल है? अच्छा, तो भेड़ाघाट में ही रहते हैं जी? तो यहाँ पे क्या क्या परेशानी है? कोई परेशानियां तो होंगी? सब सही चल रहा है? सब सही चल रहा है। हाँ। क्या चाहते हो, सीएम कौन बने इस बार? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, इतना क्यों? कमलनाथ जी ने बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, 4000 रुपये स्टूडेंट के लिए। 4 रुपये नहीं दिए उनने। 15 महीने उनकी सरकार थी, 4 रुपये उनने नहीं दिए। और बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं। बेरोजगारी भत्ते को लेकर पीछे पे बात कर रही थी उनसे, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने वादा किया था बेरोजगारी भत्ते का, क्या हुआ? कोई भी घोषणा वचन, कोई भी सरकारी वचन या कोई भी घोषणा पत्र जारी होता है वो 5 साल के कार्यकाल के लिए होता है। सरकार चलती तो हर बेरोजगार को बेरोजगार भत्ता मिलता। किसानों के कर्ज का क्या हुआ जो 10 दिन में कहा था माफ करने को? किसानों का कर्ज माफ हुआ ना, एक प्रक्रिया के तहत माफ हुआ है और ये डाटा रिकॉर्ड में है। और ये रिकॉर्ड में है। ये अगर शिवराज सिंह जैसे होते कमलनाथ जी, ये कर्जा लेके करना होता तो कर देते। उन्होंने ये नहीं किया। कर्जा लेके वो भी कर सकते थे, जो कर्जा लेके प्रदेश चला रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी, वैसा नहीं किया। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। बेरोजगारी भत्ते के नाम पे कमलनाथ जी ने कहा ढोर चराओ। बेरोजगारी भत्ते के नाम पे ढोर चरवा रहे थे कमलनाथ जी। और कर्ज माफ तो छोड़ो, 2.5 लाख का 4.5 लाख रुपए कर्ज तो हमारा ब्याज समेत खुद कमलनाथ जी की देन है। जहाँ पर आज भी लोगों को गरीब और हरिजन आदिवासी रहते हैं, उनको सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। बरगी डैम 5 किलोमीटर डिस्टेंस में है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि वहाँ हम पानी लिफ्ट करके उन गरीबों को 40-50 गाँव में पानी दे दें, जिससे उनको खेती करके अपना जीवन। बरगी डैम बाजू में है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे कम से कम 1 लाख जनसंख्या के आदिवासी लोग रहते हैं। वो थोड़ा पहाड़ में रहते हैं। बरगी डैम के पानी होने के कारण उनके घर पानी नहीं है, उनके किसान की खेती के लिए पानी नहीं है। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां जनता को लुभाने की पूरी कोशिश फिलहाल कर रही हैं। दोनों ही पार्टियों का दावा है कि जीत उनके हासिल होगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि भेड़ाघाट की जनता किसे पसंद करती है। आप देखते रहिए भारत 24।